नमस्कार। मैं नरेश कुमार, स्पेशल टीचर, ब्लॉक मातन हिल, डिस्ट्रिक्ट जज्जर। आज हम दृष्टिबाधित बालकों के समाजीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं और उनको सामाजिक धारा में कैसे जोड़ा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दृष्टिबाधित बालक। मानव को ईश्वर ने 5 इंद्रियों से विभूषित किया है, लेकिन यदि उसकी कोई एक इंद्रिय कार्य नहीं करती तो उसे बहुत कष्ट होता है। इन इंद्रियों में दृष्टि इंद्रिय का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मानव की अमूल्य निधि है। इसके दोषपूर्ण होने पर या न होने पर व्यक्ति स्वयं को अपूर्ण महसूस करता है। विश्व के बारे में मनुष्य इंद्रियों द्वारा ही जानता है। अधिकतर सूचनाएं दृष्टि द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती हैं। अतः दृष्टि की छोटी सी क्षमता अत्यंत महत्व रखती है। दृष्टि संबंधी दोष बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। अतः अंधेपन और अन्य नेत्र संबंधी दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र संबंधी दोषों से युक्त बालकों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। दृष्टि बाधित बालकों का अर्थ। दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टिबाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टिबाधित को स्नेलन चार्ट के माध्यम से मापन किया जाता है। ऐसे बालक की दृष्टि क्षमता का परिणाम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भी हो सकता है। जो पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता खो देते हैं वह अंधेपन रोग से प्रभावित होते हैं तथा वे खुद भी नहीं देख पाते हैं। दृष्टिबाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देखने में समर्थ नहीं होते हैं। कुछ बालक मोटे छापे की पुस्तकें पढ़ सकते हैं तथा वे सामान्य वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक जो वस्तुओं को देखने की क्षमता स्नेलन चार्ट की सहायता से मापी जाती है। दृष्टिबाधित व्यवहारिक रूप से विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न करता है। जिन बालकों की निम्न दृष्टि होती है वे बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं। उन्हें दृष्टि यंत्रों का लाभ पढ़ने लिखने में नहीं होता है। इनकी दृष्टि 20/70 से अधिक नहीं होती है। निम्न दृष्टि की परिभाषा देखने की स्पष्टता स्नेलन चार्ट से दूरी के रूप में की जाती है। शैक्षिक दृष्टि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित उनको कहते हैं जिन्हें ब्रेल लिपि से सीखने में सुगमता होती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित उन्हें कहते हैं जो मुद्रित पाठ्यवस्तु का लाभ उठा लेते हैं। इन्हें मुद्रित बाधित भी कहते हैं। दृष्टिबाधित की परिभाषा डॉक्टरों ने की है। इन्होंने दृष्टि क्षमता के परीक्षण के आधार माना है। कानूनी परिभाषा भी दी गई है कि कानून की दृष्टि से किन को दृष्टिबाधित माना जाए। सामाजिक तथा कार्य समायोजन। इन बच्चों में भाषा का विकास। दृष्टिबाधित में भाषा का दोष नहीं होता है क्योंकि यह सुन सकते हैं तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी माता पिता तथा साथियों से यह सीख सकते हैं। इनमें संप्रेषण क्षमता होती है। सामान्य बालकों से इनके भाषा सीखने का ढंग भिन्न होता है क्योंकि सामान्य बालक देखकर अनुकरण करके अधिक सीखते हैं। दृष्टिबाधित इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। यह शाब्दिक अभिव्यक्ति ही कर पाते हैं। दृष्टिबाधित सुनकर ही शब्दों का चयन करता है क्योंकि दृष्टि इंद्रिय
क्रियाशील नहीं होती है। समस्त जानकारी तथा ज्ञान श्रवण इंद्रिय पर आधारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। तथ्यों को भाषा से प्रकट करता है। उसे रंगों का कोई बोध नहीं हो सकता है। इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती है। इनके अनुभव पूर्ण नहीं होते हैं। उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है। मानसिक योग्यता। दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध कार्यों से यह विदित हुआ कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए अथवा शिक्षा का अवसर मिल सके तब इनकी बुद्धिलब्धि अनाचल अधिक बढ़ जाती है। ज्ञानात्मक योग्यताएं भी सामान्य से कम नहीं होती हैं। यद्यपि इनके सीखने तथा प्रत्यक्षीकरण ढंग भिन्न होता है। प्रत्यक्षीकरण के विकास में कमी रहती है और समुचित अधिगम अनुभवों का अभाव रहता है। दृष्टिबाधित बालक दूरी को बोधगम्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे दूरी नहीं देख सकते हैं। उनमें दूरी का प्रत्यय विकसित नहीं होता है। दूरी के प्रत्यय का बोध दृष्टि इंद्रिय के स्थान तथा अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इनमें कभी कभी दूरी की सौंदर्यानुभूति का भाव विकसित हो जाता है। यह समय से दूरी का अनुमान लगाते हैं। स्पर्श से भी इन्हें दूरी का बोध होता है। किसी आकाशीय पिंड का सही बोध नहीं हो पाता है। तारे चंद्रमा आदि का बोध नहीं कर पाते हैं। इन्हें हाथी का बोध कराना भी कठिन है। पहाड़, नदियां, झरने तथा भौगोलिक इकाइयों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार अधिक सूक्ष्म जीव जंतु का भी बोध नहीं होता है। इन्हें सापेक्षिक रूप से इनका ज्ञान दिया जा सकता है तथा बोध कराया जा सकता है। दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्यय का विकास स्पर्श अनुभव से होता है। दो भिन्न प्रकार स्पर्श अनुभव होते हैं। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा द्वितीय संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है। विश्लेषण स्पर्श अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित किसी वस्तु विभिन्न अंगों तथा स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करता है। 2. संश्लेषण स्पर्श अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श अपने एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करके अनुभव करता है। भौतिक वस्तुएं बड़ी होती हैं, इसलिए संश्लेषण स्पर्श अनुभव उपयोगी होती है। सामान्य दृष्टि वाला बालक वस्तु को संपूर्ण रूप में भी देखता है और उसको खंडों में देखता है। दृष्टिबाधित को विश्व ज्ञान तथा बोध कराना कठिन होता है। दृष्टिबाधित बालकों में एकाग्रता का विकास अधिक होता है। देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है। सुनने के कौशल उत्तम हैं। इससे ज्ञानात्मक विकास में स्थानापन्न कई प्रकार से होता है। सामाजिक और कार्य। दृष्टिबाधितों की व्यक्तिगत की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है, यह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं। इनके साथी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। गंभीर रूप से दृष्टि बाधितों को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कम दृष्टि बाधितों को स्वीकार नहीं करते हैं। बाधिता की गंभीरता के परिणाम स्वरूप सहानुभूति बढ़ जाती है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधितों के व्यवहार अन्य बालकों के प्रति नकारात्मक होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह बालक पूर्ण दृष्टिबाधितों की भांति दूसरों पर अधिक निर्भर हो। आश्रित और असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है और इन्हें स्वीकार करते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं। दृष्टिबाधित बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे व्यवहारिक समस्याएं, अधिगम की समस्याएं,
स्थानापन्न की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, कभी कभी जीविकोपार्जन की समस्या भी होती है। यहाँ पर कुछ समस्याओं का वर्णन दिया गया है। बुद्धि लब्धि स्तर कम होना, शैक्षिक मंदता, मंद वाणी विकास, व्यक्तित्व विक्षिप्त होना, सामाजिक समायोजन की समस्याएं। इन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। बुद्धि लब्धि स्तर कम होना। शोध अध्ययन से यह विदित हुआ है कि दृष्टिबाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है, इसलिए समुचित वातावरण तथा अवसर खोजने भी असमर्थ रहते हैं। बुद्धि परीक्षण पर यह अच्छा नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बुद्धि परीक्षण से ज्ञान अनुभव तथा सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए इनका बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। व्यवहारिक दृष्टि में इनकी कार्यशैली सामान्य से निम्न स्तर की होती है। शैक्षिक मंदता। दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालक से 1 या 2 वर्ष मंदित रहते हैं तथा शैक्षिक निष्पत्ति कम रहती है। यह बालक मंद गति से तथ्यों तथा सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं, क्योंकि यह अवलोकन नहीं कर सकते, अनुकरण कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत श्रव्य तथा स्पर्श इंद्रियों तक सीमित रहते हैं। पढ़ने की गति मंद होती है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। मंद वाणी विकास। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर पर सकते हैं। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है। वाणी का विकास सार्थक रूप से नहीं होता है। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्दों के उपयोग एवं उच्चारण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। व्यक्तित्व विक्षिप्त होना। व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष महत्व तथा योगदान होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जीवन के अनुभवों इसमें सुधार होता है। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है, जो पूर्णतः सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार का होता है। इनके विकास में नाड़ी संस्थान, उनके अनुभव तथा मानसिकता का गहन प्रभाव होता है। इनमें असुरक्षा तथा विक्षिप्तता अधिक रहती है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। सामाजिक समायोजन की समस्याएं। समाज में दृष्टिबाधितों को हे दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह समाज की सहायता चाहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याएं रहती हैं। इनमें हीन भावना आ जाती और समाज में समायोजन की कठिनाई भी आती है। मनोवैज्ञानिक इनके समायोजन की समस्याओं के संबंध में एक मत नहीं है। कुछ शोध अध्ययनों के निष्कर्ष है कि इस प्रकार के बालकों का विद्यालय में समायोजन नहीं होता है। अन्य शोध निष्कर्षों में पाया कि विद्यालय में इनका समायोजन उत्तम होता है। उनके साथी तथा सहयोगी पर्याप्त सहायता करते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शैक्षिक कार्यक्रम। दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं का आयोजन है। एक विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या 1 से 500 तक होती है। अध्यापक इस बात का निर्णय कर सकता है कि क्या उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाए तथा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक कक्षा से स्कूल, समुदाय तथा समाज का कार्य हो सकता है। इस कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के बालक हो सकते हैं। गांव में भी आंशिक रूप से देखने वाले बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अनेक गांव मिलकर इस कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। गांव के बालक नज़दीक के शहर, अनेक गांव
मिलकर इस कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। गांव के बालक नज़दीक होना चाहिए। अनेक गांव मिलकर इस कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। गांव के बालक नज़दीक के शहर भी जा सकते हैं और अक्सर संभव है आवश्यक हो तो छात्र छात्रावास में भी रह सकते हैं। राज्य के शिक्षा निदेशक को चाहिए कि गांव में ऐसे अध्यापकों की सहायता करें जिनकी कक्षा में आंशिक रूप से देखने वाले बालक हैं। आवश्यक शैक्षिक सामान्य शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा सकता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले प्राथमिक श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी कम देखने वाले बालकों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाएंगी उतनी ही अधिक सफलता की आवश्यकता होगी। कक्षा व्यवस्था की विधि। चूँकि पृथकीकरण अब आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, अतः एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है। इसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य का एक विशेष सामान्य से युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। अन्य कार्यक्रमों के लिए ये अन्य औसत बालकों के साथ मिल जाते हैं। सहकारिता। यदि उपयुक्त योजना एक सफलतापूर्वक चलती है तो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधिक प्रधानाध्यापक, स्कूल सहायक सेवा अध्यापक तथा विशेष कक्षा के अध्यापक तथा बालक के माता पिता पर है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। इन सभी को समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। आंशिक रूप से देखने वाले बालक का विशेष कक्षा तथा सामान्य कक्षा में भली प्रकार स्वागत करना चाहिए। इससे वह अपनी कठिनाई पर विजय पाने में सफल होगा। पाठ्यक्रम। कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है। अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य अधिक न करवाया जाए जिससे आँखों पर विशेष जोर पड़े। शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन व्यवस्था। ऐसे बालक दृष्टिबाधित कहलाते हैं। इनसे देखने वाले कार्य कम कराने चाहिए। रोशनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। शैक्षिक माध्यम। ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए किताब 10 से 12 अंक के टंकन में होती है, पर आंशिक देखने वाले बालक के लिए यह 18 या 24 अंक के टंकन में होती है। प्रिंट साथ विस्तृत होना चाहिए। अनावश्यक टंकन नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद कागज़ पर मोटी तथा गहरी लीड वाली पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए। आर्ट तथा क्राफ्ट के लिए ऐसा सामान प्रयुक्त होना चाहिए कि आँखों पर अधिक जोर न पड़े। मशीनें तरीके जैसे टाइपराइटर, रेडियो आदि एक बड़ी मात्रा में प्रयोग होने चाहिए। टाइपराइटर के धुने का विधि को उपयोग करनी चाहिए। रोशनी। प्राकृति तथा बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी सभी बालकों के लिए महत्व रखती है। यह हम देखने वाले बालकों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है। ऐसे बालकों का कमरा पूर्ण रूप से हर सानिध्य से रोशनी युक्त होना चाहिए। कक्षा की छत सफ़ेद तथा दीवारें हल्के से रंग से होनी चाहिए तथा उनमें चमक नहीं होनी चाहिए। फर्नीचर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालक के लिए उपयुक्त हो। इसका रंग हल्का होना चाहिए। पर्यवेक्षण व्यवस्था। दृष्टिबाधित बालकों की कक्षा के पर्यवेक्षण में मेडिकल तथा शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। मेडिकल परीक्षण। यह विद्यालय के डॉक्टर या क्लिनिक द्वारा हो सकता है। आँख संबंधी परीक्षण आँख सामान्य स्वास्थ्य, आँख की बीमारियों का इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज तथा चश्मा दिवाने से संबंधित होना चाहिए। आँख के डॉक्टर को बालकों के स्वास्थ्य तथा आँख का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए।
इन्हें ऐसी आलेख तैयार करनी चाहिए जिसमें वह बालक को आँख से अभ्यास तथा इलाज के सुझाव दे। उन्हें यह बताना चाहिए कि बालक को नियमित रूप से चश्मा पहनना चाहिए। अध्यापक को अक्सर इन निरीक्षकों के संबंध रखना चाहिए। आँख के डॉक्टर को विशेष कक्षा में परीक्षण के लिए जाते रहना चाहिए तथा बालकों के माता पिता से भी संबंध रखना चाहिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण स्थानीय तथा राजकीय दोनों हो सकता है। एक राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे शैक्षिक तथा सामाजिक कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक की भूमिका। अध्यापक का अत्यंत महत्व है। दृष्टिबाधित बालकों के अध्यापकों को आँख की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारियों तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। पढ़ाई की उचित विधि से परिचित होना चाहिए। उसे मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के साथ साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानते हुए उसे बालकों को समस्या सुलझाने की शिक्षा देनी चाहिए। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुणों का विकास कर सकता है जिससे वह अच्छा सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन कर सके। उसे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के हीन विचार को मन में न लाए। उसे बालकों के माता पिता से भी मिलना चाहिए। दृष्टि बाधित बालक अब सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ने लगे हैं। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में स्रोत शिक्षक तथा स्रोत कक्ष की व्यवस्था की जाती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक और स्रोत शिक्षक दोनों का होता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक का ही होता है कि वह स्रोत शिक्षक को उनकी कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान की सहायता करता है। इसलिए सामान्य शिक्षक को यह ज्ञान तथा कौशल होना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। सामान्य शिक्षा को निम्नलिखित बातों का बोध होना आवश्यक होता है। दृष्टिबाधित बालक को शिक्षा ग्रहण करने का भी वही अधिकार होता है जितना एक सामान्य बालक को होता है। शिक्षा के समान अवसरों की सुविधा संवैधानिक प्रावधान है। सामान्य विद्यालयों में दृष्टिबाधितों को प्रवेश नहीं देते हैं तब उन्हें प्रवेश न देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दृष्टिबाधित बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व स्रोत शिक्षक से परामर्श करना चाहिए। शिक्षा के नियोजन हेतु विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट विधियों व प्रविधियों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षक को दृष्टिबाधित बालकों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में उसे प्रयासरत भी रहना चाहिए। शिक्षा को सामान्य बालकों से कहना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालकों की प्रत्येक प्रकार की सहायता करनी चाहिए। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई होती है। दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बालकों की भांति अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं। समस्याओं का समाधान अलग से किया जाए। शिक्षक को सामान्य और दृष्टिबाधित बालकों में अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनसे संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय की सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अवसर भी दिया जाए। दृष्टिबाधितों को सामान्य बालकों जैसे गृह कार्य भी दिए जाएं। शिक्षक को इन बालकों हेतु कक्षा में समुचित वातावरण और बैठने की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में प्रकाश का ध्यान रखा जाए। आगे की कुर्सियों पर बैठाया जाए। शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग समुचित ढंग से किया जाए। श्यामपट्ट पर बड़े अक्षर लिखे जाएं। इन्हें थकावट जल्दी हो जाती है, इसलिए कालच भी अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए।
कक्षा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक हाव भाव, संकेतों तथा अशाब्दिक भाषा प्रयोग अधिक करते हैं। दृष्टिबाधित बालक अशाब्दिक भाषा का लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में से ही की जाए। व्यावसायिक निर्देशन। दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन आपस में संबंधित है। एक सफल शैक्षिक निर्देशन के लिए आवश्यक है कि बालक के व्यक्तित्व की प्रत्येक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उदाहरणार्थ, शारीरिक तथा मानसिक योग्यताएं तथा अयोग्यताएं, उनका संवेगात्मक विकास, सामाजिक गुण, इच्छाएं, रुचियां, अभिवृत्तियां आदि। यह भी देखना चाहिए कि बालक की इच्छाएं आनी हैं। सामाजिक गुण, इच्छाएं, रुचियां, अभिवृत्तियां आदि। यह भी देखना चाहिए कि बालक की इच्छाएं हैं अथवा किसी अन्य पर द्वारा प्रभावित हैं। व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए विभिन्न परीक्षण लेने चाहिए। एक सफल निर्देशन के लिए माता पिता, अभिभावक, अध्यापक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा निर्देशक में सहयोग अनिवार्य है। ऐसा भी पाया गया है कि दृष्टिबाधित बालक जज, वकील, शिक्षक, व्यापारी कुछ भी बन सकते हैं। अतः इनके विकास को रोका न जाए व इन्हें पूर्ण रूपेण प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा की मुख्य धारा में कक्षा प्रबंधन। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों की कक्षा में दी जा सकती है, परंतु दृष्टिबाधित बालक सुनकर तथा स्पर्श करके ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जब पाठ्यक्रम समान ही होता है, परंतु धनात्मक पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाए। इनके लिए शिक्षण विधियां ऐसी हों जिससे बहु इंद्रिय अनुभव दिया जा सके। दृष्टिबाधित बालकों हेतु धनात्मक पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए, जिससे उन्हें सीखने में सहायता मिलती है और उन्हें उनके लिए सुविधाजनक होता है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं किया जाए। कौशलों के विकास से सीखने में सरलता होती है। धनात्मक पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि प्रणाली, सहायक सामग्री का उपयोग, चलने फिरने का प्रशिक्षण देना, सामाजिक कौशलों का विकास करना, कौशलों का विकास तथा इंद्रियों का प्रशिक्षण देना। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में मानसिक क्रियाओं जैसे संगीत, अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं से सम्मिलित किया जाए। शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का अभ्यास किया जाए। नृत्य कौशल भी विकसित किए जा सकते हैं। इन बालकों को प्रशिक्षण समन्वित परिस्थितियों में ही दिया जाए। शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग। दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण में शिक्षण तकनीकी के विकास ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों को विशेष लाभ मिलता है। अनेक प्रकार गणना यंत्रों, घड़ियां, श्रव्य सामग्री यंत्रों का विकास हुआ है। उत्तम दर्पण, चश्मे अथवा दृष्टि यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। आकृतियाँ, अक्षरों, चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलीस्कोप का भी उपयोग करते हैं। उपरोक्त विशिष्ट उपकरणों की सहायता से दृष्टिबाधित बालक विद्यालय के वातावरण पर स्वामित्व कर लेते हैं। इन्हें निम्नांकित दिशा में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विद्यालय तथा कक्षा में चलने में निर्देशन दिया जाता है, जिससे वे आराम से अपनी गतिविधि कर सकते हैं। अपना आवश्यकता अनुसार वह कक्षा से बाहर व अंदर स्वयं बिना सहायता के आ जा सकें। विद्यालय के अन्य स्थानों पर आने जाने का निर्देशन दिया जाए। एक समय में एक ही गतिविधि को नियंत्रित कर सकें। इन से सभी गतिविधियों का अभ्यास कराया जाए। इन्हें विशिष्ट विवरण दिया जाए। इनकी स्मरण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। व्यक्ति को उसके बोलने से ही पहचान लेते हैं। अन्य सहयोगी और साथियों को नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि वह देख नहीं सकते कि किसे संकेत किया जा रहा है। जब वह बाहर जाएं तब उन्हें सहायक निर्देशक दी जानी चाहिए। विद्यालय में कोई परिवर्तन किया गया है, उसकी उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी देनी चाहिए। सामाजिक कौशल का विकास।
इनमें सामाजिक कौशल का विकास भी का अभाव होता है। सामाजिक अच्छे व्यवहारों के लिए प्रोत्साहित किया जाए और शाब्दिक अभिप्रेरणा भी दी जाए। उन्हें अपेक्षित सामान्य व्यवहारों का प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षा में बोलने का अवसर दिया जाए जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हो। उत्तम आचरण प्रशिक्षण भी दिया जाए। इंद्रियों का प्रशिक्षण। बहु इंद्रिय सहायक सामग्री का उपयोग करने से दृष्टिबाधितों को लाभ होता है। इंद्रिय प्रशिक्षण होती हैं, कौशलों का विकास होता है, दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार असमर्थी बालकों को कंप्यूटर से भी सहायता मिलती है। दृष्टिबाधितों में प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी ही आवश्यकताओं और समस्याएं होती हैं। प्रत्येक की अपनी विशेष तथा दोष होते हैं। उसके विकास में उनकी बाध्यता शिक्षण बाधा नहीं होती है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित तथा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण में निम्नलिखित अभ्यास कराए जाएं। विभिन्न प्रकार के प्रकाशों में रखा जाए। उनके संबंध में कुछ कहने और देखने को प्रोत्साहित किया जाए जिससे शब्दावली में वृद्धि होगी। वस्तु के निरीक्षण में पर्याप्त समय दिया जाए और रंगीन प्रकाश दिया जाए। आकर्षक खिलौनों की पहचान की जाए। उनसे चित्रों आकृतियों को बनाने के लिए कहा जाए। वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श करा जाए और लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान दिया जाए। स्मृति के विकास में संकेतों का प्रयोग किया जाए। जटिलता को कम करने के लिए विशिष्ट में रखा जाए। गेंद को फेंकने तथा पकड़ने का अभ्यास कराया जाए। उन्हें आकृति और पृष्ठभूमि का शिक्षण दिया जाए। प्रस्तुतिकरण का सरलीकरण हो। दृष्टि इंद्रिय में सहयोग का अभ्यास कराया जाए। कागज की आकृति, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, रस्सी खींचना आदि प्रयत्नों का विकास किया जाए। तथ्यों एवं घटनाओं का भी बोध कराया जाए। इन क्रियाओं के अभ्यास में इनमें अधिगम की क्षमता का विकास होना और विद्यालय से उनकी उपलब्धि होगी। सामान्य शिक्षण को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सहानुभूति व्यवहार करें जिससे उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में वृद्धि है।